हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक। तो चलो फिर आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम या तो अब जून में होने वाला है या फिर वो नवंबर अटेम्प्ट देंगे। तो मैं सीए फाउंडेशन के लिए मैथ सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और मैं इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन की मैथ्स की एक पूरी की पूरी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी जहां पे आपको सारी वीडियोस टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो टॉपिक वाइज ही वीडियोस देखना और क्वेश्चंस देखना। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कंसेप्ट मिस कर दो तो आपको क्वेश्चन भी समझ में ना आए, तो कंसेप्ट तो ध्यान से समझना। तो चलो फिर शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या है हमारे पास। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसिस और लोगारिथम, यानी कि चार टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर में। एक तो रेशियो एंड प्रपोर्शन है, इंडाइसिस और लोगारिथम है। तो इन चार टॉपिक पे सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, यानी कि रेशियो के ऊपर एक वीडियो बनेगी, प्रपोर्शन के ऊपर, इंडाइसिस के ऊपर और लोगारिथम के ऊपर। तो चलो फिर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड में मैंने सारा कंटेंट लिख दिया है इस चैप्टर का, और इससे फालतू हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और इतने में चैप्टर खत्म, मतलब रेशियो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको राइटिंग समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो आप आराम से जूम करके भी देख सकते हो, वैसे मैं तो बोल लूंगा ही। ठीक है, और ध्यान रखना मेरी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, बता रहा हूं उनके लिए, मेरी वीडियो को 2x से प्ले मत करना, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड जो है वो पहले ही बहुत तेज है। तो हो सकता है, और ये मैं शॉर्ट कंटेंट बनाऊंगा, यानी कि 10 से 15 मिनट की वीडियोस हुआ करेंगी सारी, मैक्सिमम 20 मिनट की हो जाएगी। तो भाई ध्यान से हर एक टॉपिक को बिना स्पीड को पढ़ाए, क्योंकि स्पीड अगर ज्यादा कर दोगे तो पहली स्पीड ज्यादा है तो वो और ज्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है समझ में ना आए। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अब यूनिट 1 हम बात कर रहे हैं रेशियो से। अब रेशियो में क्या है? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड। अब रेशियो होता क्या है उसके बारे में बात करिए यहाँ पे। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी सेम तरह की चीज की क्वांटिटीज को, किसी भी सेम तरह की चीज या फिर सेम तरह की क्वांटिटी को कंपेयर करने की कोशिश करें, डिवीजन की फॉर्म में लिखे, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, रेशियो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल सुनोगे? एग्जांपल देता हूं, सुनो कि भाई दो लोंडे हैं, एक शर्मा जी का लोंडा है, एक वर्मा जी का लोंडा है। शर्मा जी के लोंडे की इनकम है 30K, यानी कि 30,000। ठीक है, और जो वर्मा जी का लोंडा है उनकी इनकम है 40K। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों की इनकम का रेशियो क्या है, तो कैसे निकालोगे आप? 0 से 0 काट दोगे और 3:4 कर दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या एग्जांपल दिया, रेशियो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, मैंने समझा भी दिया रेशियो क्या होता है। जब आप सेम तरह की चीज या फिर सेम तरह की क्वांटिटी को कंपेयर करने की कोशिश करते हो तो वो कंपैरिजन किसे दिखाते हैं? रेशियो से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज सेम काइंड बाय डिवीजन। और जरूरी है क्या हो, सिर्फ 2 ही जने हो, 3 जने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 2 ही जने लिए हैं। ठीक है, एक शर्मा जी का लोंडा, एक वर्मा जी का लोंडा, दोनों की इनकम हमने दिखा दिया, रेशियो दिखा दिया। तो उम्मीद है आपको रेशियो तो समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? A रेशियो B की फॉर्म में या फिर A/B की फॉर्म में। मतलब मैं A रेशियो B को दिखा सकता हूं। कैसे? मैं A रेशियो B को लिख दूंगा क्या? सॉरी यहाँ पे तो रेशियो लिखना था ना। A रेशियो B को मैं शो कर दूंगा A/B, इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं, तो वही मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं अब, जहां पे ए और बी हमारे क्या होते हैं? टर्म्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ध्यान रखना, ए का नाम क्या होता है? एंटीसीडेंट, और बी का नाम क्या होता है? कंसीक्वेंट। ठीक है, नाम याद रखना, कई बार वो डायरेक्टली नाम ले देगा और बच्चों को ये नहीं पता होता एंटीसीडेंट किसे बोलते हैं और कंसीक्वेंट किसे बोलते हैं, तो वो खाक पता लगाएगा हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो ध्यान रखना, नाम भी याद रखना साथ साथ। मैं नाम लिख के आया हूँ, ये रहा। ए का नाम क्या है? एंटीसीडेंट, और बी का नाम कंसीक्वेंट। आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, रेशियो की कुछ खास बातें समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, हम किसी भी रेशियो को, अब ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, हम किसी भी रेशियो को, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बस वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रेशियो को, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? रेशियो के ऊपर। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। रेशियो क्या होता है बता चुका, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी समझा चुका। तीसरा, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म्स क्या है? रेशियो के इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब क्या? 3:4 और 4:3 बराबर नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं ऑर्डर ऑफ जो टर्म्स है वो रेशियो में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 3/4 का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है? इनकम का रेशियो 3:4 आया था। इसका मतलब क्या है कि जो शर्मा जी का लोंडा है उसकी इनकम कम है और जो वर्मा जी का लोंडा है उसकी इनकम ज्यादा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 4:3, ये तो गलत हो जाएगा।
वो क्या शो कर देगा कि वर्मा जी का लौंडा शर्मा जी का लौंडा ज़्यादा कमाता है, वर्मा जी का लौंडा कम कमाता है। तो मेरे भाई ऐसी रेशो में चेंज कर देना, वरना आप कंपैरिजन में उल्टा कर दोगे बिल्कुल। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, रेशो में ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3:4 इज नॉट इक्वल टू 4:3। अरे एक बात बता मेरे भाई, फ्रैक्शन में शो करेगा, यूं बता 3/4 किस हिसाब से 4/3 के बराबर आएगा? आ ही नहीं सकता बराबर। तो इसलिए 3:4 और 4:3 बराबर नहीं होते हैं। चलो अब आगे समझते हैं। अब उसने क्या बोला? रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। रेशियो जो है, ठीक है, वो सेम तरह की चीजों को कंपेयर करने का काम करते हैं। अब आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि शर्मा जी के लोंडे की इनकम वर्मा जी के जूतों से करनी है, कैसे करोगे कंपैरिजन? भाई कंपैरिजन सेम चीज को लेके होती है, एज को लेके कंपैरिजन हो सकती है, इनकम को लेके कंपैरिजन हो सकती है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज को लेके कंपैरिजन हो सकती है। तो कंपैरिजन सेम काइंड की चीजों से होती है, यूं कि तूने यहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ लिया और कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है कंपेयर? कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी बेवकूफी? तो ध्यान रखना इस बात का, ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन करने के लिए सेम काइंड की चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। कि आप किसी की हाइट का कंपैरिजन उसके मोटापे से किसी दूसरे बंदे के मोटापे से कर रहे हो, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। तो भाई तरीके कंपैरिजन सेम चीजों की करना, ठीक है। तो यहीं पे मैंने तीसरे पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, ठीक है। फोर्थ में क्या है? क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स, वो सेम यूनिट में होना चाहिए। अब सेम यूनिट का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई तू कोई चीज किलो में नाप रहा है और कोई चीज तू लीटर में नाप रहा है, नाप ही नहीं पाएगा पहली बात तो। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि अगर तुम दो चीजों को रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हो तो उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं अब रेशियो निकाल रहा हूं किसका? 5 किलो आलू और 6000 ग्राम प्याज। निकलेगा ही रेशियो? निकलेगा ही नहीं। क्यों निकलेगा रेशियो? क्योंकि रेशियो निकालने के लिए मेरे भाई जो ये यूनिट्स हैं वो भी सेम करनी पड़ेंगी। तो पहले तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए तो करेगा 3000 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 5000 ग्राम। अब तो रेशियो निकाल, और रेशियो क्या आएगा? 3 0 से 3 0 कट गई, 5:6। और ध्यान रखना, रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं हर वक्त, सिंप्लीफाई करते वक्त। ध्यान रखना इस बात का। तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा कि जिन चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो रेशियो निकालने के लिए, वो सेम यूनिट में होने भी जरूरी है, वरना कंपैरिजन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब किसी की इनकम डॉलर में, किसी, अब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बढ़िया सा एग्जांपल याद आ रहा है, ठीक है। मान लो किसी की इनकम 10,000 रुपए किसी लेबर की, ठीक है, और किसी की इनकम $10,000 और तू बोल रहा है सेम है। अच्छा, और दोनों की इनकम सेम है। अरे मेरे भाई डॉलर है ना, डॉलर होता है, रुपए होता है। आई बस समझ में? कहना ये चाह रहा हूँ कि डॉलर में पता है कितना हो जाएगा? ये 80 से मल्टीप्लाई करना है इसका, क्योंकि फिलहाल भी 80 के आसपास वैल्यू चल रही है किसकी? डॉलर की। अगर मैं इसके 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 8 लाख। और कहाँ 10,000, कहाँ 8 लाख? तो कंपेयर कर रहा है और इसे क्यों नहीं हुआ कंपैरिजन? क्योंकि एक अमाउंट रुपीज में है और दूसरा डॉलर में। कंपैरिजन करते ही नाश कर दिया तूने। तो आई मेरी बात समझ में? ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो कंपैरिजन सेम यूनिट्स के बीच में होनी चाहिए। उससे अगला, तो इसका मतलब अपनी इनकम का कंपैरिजन कृपया करके रुपीज में करें, ना कि एक की डॉलर में और एक की रुपीज में। आगे देखते हैं, टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। उन्हें एक जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए। इस समय ये हम समझते हैं कि कंपेयर करने से पहले हम उसे ठीक ठाक फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे मैं मान लो एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल दिया मैंने? 2 3/5 और रेशियो है 5 6/5। तो इसको पहले सही फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसका कंपैरिजन करना। जैसे कि 5 to the 10 ये क्या है हमारा? जिनको याद होगा बचपन में आपने मैथ्स पढ़ी थी, इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान से समझना, इसे क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अरे सोल्व कैसे करते हैं इसको? इसकी से मल्टीप्लाई, और भैया जो आंसर आएगा उसमें मैं जोड़ दूंगा और ये हो जाएगा सोल्व। तो 5 to the 10 और 10 में 3 जोड़ रहा है, कितना आ गया? 13, यानी कितना आ गया? 13/5। ऐसे ही रेशियो में 5 की 5 से करूंगा तो 25, 25 गुना में 6 कितना हो गया? 25 जमा में 6 कितना हो गया? 31। तो 31/5, इस 5 से 5 कट गया और रेशियो बन गया किसका? 13:31 आ गया। कंपैरिजन हो गया किसका?
इन दोनों रेशो का। तो उससे पहले डंकी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमने किसे सीखा, अगले पॉइंट से। पॉइंट को ध्यान रखना, कभी भी रेशो में दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट की ओर बात करेंगे और मात्र 15 मिनट में रेशो दे रहा है। उसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस की। आई बात समझ में? चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद होता हुआ चले। अब आगे देखते हैं, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ रेशो ए रेशो बी, अगर कोई भी क्वांटिटी ए रेशो बी में या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो जिंदगी में कभी भी नई क्वांटिटी निकालनी हो ना, तो उस नई क्वांटिटी निकालने के लिए, ठीक है, आप ओरिजिनल क्वांटिटी की बी से मल्टीप्लाई करोगे और ए से डिवाइड करोगे। समझ नहीं आना थोड़ा सा? चलो फिलहाल तो रटो इस बात को, क्या कि जिंदगी में कोई भी चीज़ अगर ए रेशो बी में बढ़ रही है, ठीक है, या फिर ए रेशो बी में कम हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना नई क्वांटिटी निकालने के लिए आप ओरिजिनल क्वांटिटी को, ठीक है, क्या करोगे, बी से तो मल्टीप्लाई करोगे और ए से डिवाइड करोगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरी इनकम थी 10,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी इनकम थी 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई। मजदूर आदमी मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ महीने के, तो भाई 10,000 रुपये कमाता हूँ महीने के, ठीक है। तो जब 10,000 रुपये कमाए तो इकट्ठे मुझे प्रमोशन मिल गया मजदूरी में भी, मैं मिस्त्री बन गया, ठीक है। मतलब मेरी इनकम बढ़ गई किस में, 3:5 में, 3:5 में। गलत एग्जाम्पल तो नहीं ले लिया, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो भाई 3:5 में क्या हो गया, बढ़ गई मेरी इनकम, ठीक है। अब 3:5 में बढ़ गई, या फिर थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ ताकि कट जाए, वैल्यू पॉइंटों में ना बने, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 9,000, ठीक है। क्या हो गई, 9,000, ठीक है। और 3:5 में क्या हो गया, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम क्या हो गई, 3:5 में बढ़ गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो मेरी इनकम पहले थी 9,000 रुपये, अब 3:5 में बढ़ गई। मतलब इस बात का मतलब ये है कि तेरी इनकम अगर पहले 3 रुपये थी ना, अब 5 रुपये होगी। इस बात का मतलब ये होता है ए रेशो बी में बढ़ने का मतलब कि अगर मेरी इनकम पहले 3 थी, ठीक है, तो अब कितनी होगी, 5 होगी। 3 रुपये थी तो 5 रुपये होगी। तो क्या करोगे तुम लोग नई इनकम निकालने के लिए, 3 से कर दोगे डिवाइड, है ना। तो इसका मतलब अगर मेरी इनकम 3,000 है, 3,000 होगी, तो 3 पंजे कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये। ऐसे करते हैं रेशो में कंपैरिजन, ठीक है। कि आप जो भी था उसने ये बोला था कि जब तू अपनी नई इनकम निकालेगा तो उसको हर एक केस में बी से क्या कर दियो, मल्टीप्लाई। तो बी से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मैंने क्या कर दी, 5 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो 3 से 9 कट जाएगा 3,000, ठीक है, और 3 पंजे 15,000। ये मेरी क्या आ जाएगी, करंट इनकम। आई बात समझ में? और सपोज करो पिछला वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरी इनकम थी 10,000 और अब और घट गई, अब और घट गई, कितनी हो जाएगी, इससे कम क्या ही कर लूँगा मैं, चलो फिर भी घटाते हैं। तो अब मेरी इनकम 5 से 3 में घट गई। मतलब अगर मैं पहले 5 रुपये कमाता था तो मैं 3 रुपये कमाता हूँ, तो मुझे 5 का कंपेरिजन इससे करना है, तो मेरे भाई डिवाइड करना है इसको 5 से। तो 10,000 को मैं 5 से क्या करूँगा, डिवाइड। तो सीधी सी बात है, जो आगे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड कर दूँगा क्योंकि ये 5 इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो 5 से कर दूंगा डिवाइड, तो कितनी आ गई, 2,000। अब मेरी करंट है 3, और 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 2,000 में 3 कितना होगा, 6,000। मतलब अगर मैं पहले 10,000 कमाता था तो मैं कितने कमाऊंगा, 6,000 रुपये। तो ये था इस कंसेप्ट का सार। आई बस में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इंपॉर्टेंट तो क्या, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। और फिर भी भाई कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए किसी भी टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की। और भाई सीए फाउंडेशन एग्जाम 30 तारीख को है, ठीक है। तो भाई ध्यान से पढ़ लेना। आई बात समझ में? शायद 30 को ही है, हाँ, फिर भी कंफर्म कर लेना अपनी डेट्स, ठीक है। मतलब इस महीने के एंड में है। उससे पहले मैं पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस, ठीक है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स तो मैं आंसर को उड़ा ही दूंगा, ठीक है, और चाहे वो रीजनिंग हो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो रेशो का हमारा एक पार्ट तो खत्म हो गया। अब चलते हैं रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज पे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। क्या बात है भैया, रेशो के पास ही प्रॉपर्टीज होती हैं मेरे भाई। बिल्कुल, तेरे पास हो चाहे ना हो, रेशो के पास प्रॉपर्टीज हैं। अब बात कौन सी हैं वो समझते हैं। अब उसने बोला फर्स्ट पॉइंट में ए रेशो बी ग्रेटर इनइक्वालिटी। वो ग्रेटर इनइक्वालिटी हुआ कब होगा, जब ए बी से बड़ा हो, जब ए क्या हो, बी से बड़ा हो। और मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो हो गया ग्रेटर इनइक्वालिटी, और अगर लेस हुआ तो क्या हो गया, लेस इनइक्वालिटी। अगर ए लेस देन बी हुआ तो सिंपल सी बात, तो ये तो सिंपल सी बात थी। यहाँ पे तो हमारी ए पॉइंट का हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट समझते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
रेशो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशोज, अगर आपको दो रेशो कंपाउंड करने हैं आपस में, देन ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, मान लो ये है वो रेशो, तो कुछ नहीं करना, आगे वाली रेशो के आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दियो और पीछे वाले के पीछे वाले से कर दियो, सिंपल सी बात है। ए की सी से हो जाएगी, बी की डी से हो जाएगी, वो हो जाएगा रेशो कंपाउंडेड, काम खत्म। एग्जांपल दूं क्या? एग्जांपल दूं, अभी देता हूँ एग्जांपल। जैसे मान ले, क्या मान लेगा तू, कुछ भी मान ले मेरे भाई, एक रेशो है मान ले 5:2 और दूसरा रेशो है तेरा 3:5 और तेरे को कंपाउंड निकालना है, तो आगे वाले के आगे वाले से मल्टीप्लाई बार, 5 × 15 और पीछे वाले के पीछे वाले से 5 दूनी 2 × 5 10, और काटना हो तो काट भी लियो भाई, सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई करूंगा तो भाई ये 5 से कट रहा है तो हाँ 3 पे कटेगा, 3:2, ये आ गया रेशो कंपाउंडेड। ठीक है, तो रेशो कंपाउंड कैसे करते हैं? आगे वाले के आगे वाले से मल्टीप्लाई, पीछे वाले के पीछे वाले से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा रेशो कंपाउंडेड आ गया। तो रेशो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी इज ए सी रेशो बी डी, मतलब आगे वाले के आगे वाले से गुना, पीछे वाले के पीछे वाले से गुना। ठीक है, अब समझते हैं इसी पार्ट से, और सुन लियो मेरे भाई, अगर 3 चीजों की जब भी ऐसे करेगा, अगर मान चलो यहाँ पे एक रेशो और लिख दूं मैं 4:2, तो भाई आगे वाले के आगे वाले से 5 से 15, अब 15 की 4 से करेगा तो 60 आ जाएगा यहाँ पे। रेशो में 2 × 5 10 आया था, 10 की 2 से कर लियो 20 आ जाएगा यहाँ पे, 0 0 कट गया, 2 से कट गया 3 पे, तो कितना आ गया 3:1, ये आ गया हमारे पास रेशियो का 3:1। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशियोज, ये तुम समझ गए क्या आया था। अब हम समझते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट यानी कि नकली रेशियो, है ना। डुप्लीकेट समझ किसको बोलते हैं? नकली को, है ना। तो डुप्लीकेट रेशियो, अब बात है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अरे भाई सुन, जब कोई रेशियो उससे ही कंपाउंड करवा दिया जाए उसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। मतलब क्या कि ए रेशियो बी कंपाउंड करवा दिया मैंने ए रेशियो बी के साथ, तो क्या होगा? आगे वाले के आगे वाले से, तो ए इंटू में ए का स्क्वायर, बी इंटू में बी इंटू में बी का स्क्वायर। अरे सीधी सी बात है, डुप्लीकेट रेशियो में माई रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं। अब मान चल तेरे को 5:2 का डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करेगा? 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, आ गया डुप्लीकेट रेशियो। अब समझते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है डुप्लीकेट समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अगला एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट कई बड़ा भाई है, ट्रिप्लीकेट में क्या करेगा? ठीक है, ए रेशियो भी दे रखा है, उसका क्यूब कर दे। ठीक है, तो भाई इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है, मान चल फिर से, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब कर दे, 5 का क्यूब हो गया 5 × 25, 25 × 5 125, है ना। रेशियो में 2 का क्यूब, 2 × 2 4 और 4 × 2 8, आ गया 125 रेशियो में 8, ये आ गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब अगला समझते हैं, अब समझते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। मतलब क्या? ये डुप्लीकेट रेशियो का उल्टा है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो ए रेशियो बी है तो कुछ नहीं करना, रूट चढ़ा दे, वहां पे स्क्वायर कर दे, यहाँ पे रूट चढ़ा दे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा नंबर आ गया और उसका सब डुप्लीकेट करना है तो दोनों के रूट के ऊपर रूट चढ़ा दो, तो 25 का रूट वापस 5 आ जाएगा और 4 का रूट वापस 2 बन जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया। सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट हो जाएगा, जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर चढ़ा दूँ सब ट्रिप्लीकेट, इसका निकाल लूँ तो 125 का वापस 5 बन जाएगा और 8 का वापस 2 बन जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले उसके ऊपर। ठीक है, एक है हमारे पास कमेंजुरेबल और इनकमेंजुरेबल। अब यहाँ देखते हैं कमेंजुरेबल क्या आ गया कि जोन से रेशियो इंटीजर में हो, जोन से रेशियो इंटीजर में हो उसे हम बोलते हैं कमेंजुरेबल। और इनकमेंजुरेबल में क्या हो गया? जोन से रेशियो इंटीजर में ना हो, जैसे कि रूट है ये, इनके ऊपर रूट चढ़ गया और ये रूट से बाहर भी नहीं आ पा रहे बेचारे, तो पड़े अंदर पड़े, इसे हम क्या बोलते हैं? इनकमेंजुरेबल। आई बात समझ में? ध्यान रखना, दोनों रेशियो को काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जो रेशियो इंटीजर की फॉर्म में हो उन्हें बोलेंगे कमेंजुरेबल, और जो इंटीजर की फॉर्म में ना हो मतलब उसका उल्टा हो उसे बोलेंगे इनकमेंजुरेबल। खत्म। अब समझते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? जो रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी की फॉर्म में हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो, जो आगे से चलते चले जा रहे हैं, जैसे कि 2:3:4 आगे चलते चले जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। की रेशियो आगे भी और ही बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 2 से फालतू जनों की रेशियो कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं 3 जनों की इनकम कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ क्या नाम है, शर्मा वर्मा थे ही, ठीक है, और मैं क्या लिया हूँ और साथ साथ कोई भी सरनेम एज्यूम कर लो यार, वो तीसरा बंदा और लिया हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल में और बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो का बेसिक कंसेप्ट्स, जो हमारे इस टॉपिक में खत्म हो गया है। रेशियो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खत्म कर चुका हूं। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में लेके आऊंगा रेशियो के क्वेश्चंस के ऊपर। आई बात समझ में? तो वो वीडियो थोड़ी सी लेंथ हो सकती है, पर भाई कंसेप्ट वीडियो छोटी बनेगी, कंसेप्ट वाले ध्यान समझ लेना, क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई बात समझ में? तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम हो, किसका? CA फाउंडेशन का।
आई बात समझ में? तो ताकि वो भी तैयारी कर सकें, ठीक है, और उन्हें मैथ्स सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है बोर्ड पे से, वो ले सकता है, ठीक है। वैसे राइटिंग तो मेरी बहुत भूंडी है, पर भाई देख चला लियो काम। आई बात समझ में? अगली बार कोशिश करूंगा थोड़ा सा इंप्रूव करके लिखूँ। आई बात समझ में? ठीक है। पर मैं बोल हो रहा था साथ साथ, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जिसको जो उतारना है वो उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।